नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कांग्रेस पर किया कटाक्ष, कहा वोट के लिए घुसपैठियों को दी जमीनें। असम के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल। सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बेलडंगा हिंसा पर शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से की दखल देने की मांग। प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने और केंद्रीय बल तैनात करने का किया आग्रह। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप और यूरोप आमने सामने। ट्रंप प्रशासन ने 8 यूरोपीय देशों पर लगाए 10% टैरिफ। यूके और फ्रांस सहित कई देश खुलकर आए सामने। और मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज सहित कई जगहों पर दिखा आस्था का भव्य संगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ किया। परियोजना में 35 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा। साथ ही 21 किलोमीटर का बाईपास खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के मौजूदा राजमार्ग खंड का 30 किलोमीटर तक विस्तार कर इसे 4 लेन का बनाया जाएगा। कुल परियोजना 86 किलोमीटर की है। परियोजना से ऊपरी असम, विशेष रूप से डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया से संपर्क बेहतर होगा। ये नागांव, कार्बी, आंगलोंग और गोलाघाट जिलों से होकर गुजरेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार प्रकृति और प्रगति को एक साथ लेकर चल रही है। इससे अवसर बढ़ रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है और देश में जंगल और पेड़ भी बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि साल 2025 में एक भी राइनो के शिकार की घटना काजीरंगा में सामने नहीं आई है। यह गर्व का विषय है। एक समय था जब काजीरंगा में राइनो के शिकार की घटनाएं असम की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी थी। 2013 और 14 में एक सींग वाले दर्जनों राइनो मारे गए। भाजपा सरकार ने तय किया था कि हम ये नहीं चलने देंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। हमने इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत किया। वन विभाग को आधुनिक संसाधन मिले, निगरानी तंत्र सशक्त हुआ, वन दुर्गा के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। इसका सुखद परिणाम भी सामने आया। 2025 में राइनो के शिकार की एक भी घटना सामने नहीं आई है। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी, कामाख्या, रोहतक और डिब्रूगढ़, लखनऊ, गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। ये नई रेल सेवाएं पूर्वोत्तर और उत्तरी भारत के बीच रेल संपर्क को मजबूत बनाएंगी। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास के साथ ही नॉर्थ ईस्ट भी विकास कर रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और दिल के पास है। कनेक्टिविटी को लेकर कांग्रेस सरकारों द्वारा कम बजट दिए जाने की प्रधानमंत्री ने आलोचना भी की। जब हम रेल कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो इसका फायदा सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस ने कभी इसकी परवाह नहीं की।
मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो असम को बहुत कम रेल बजट मिलता था, लगभग 2000 करोड़ रुपए। अब भाजपा सरकार में इसे बढ़ाकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए सालाना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। यही वजह है कि जिस मुंबई और महाराष्ट्र में कांग्रेस शिखर पर थी, आज वहां नंबर 4 की पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कहा, घुसपैठियों की राजनीति कर कांग्रेस ने असम के जंगल और जमीन को खतरे में डाला है। ऐसी पार्टी से सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, ये घुसपैठिए आबादी का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति पर हमले कर रहे हैं, गरीब का, नौजवान का रोजगार छीन रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में धोखे से लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये असम और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथियों, कांग्रेस से आपको बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस की एक ही नीति है, घुसपैठियों को बचाओ, घुसपैठियों की मदद से सत्ता पाओ। पूरे देश में कांग्रेस और उसके साथी यही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज असम के बाद फिर से पश्चिम बंगाल जाएंगे। प्रधानमंत्री यहां हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कई बड़ी रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल को सैकड़ों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। प्रधानमंत्री हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालागढ़ में विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास करेंगे। शहरी भीड़भाड़ वाले मार्गों से हटकर माल ढुलाई दक्षता में सुधार की दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री कोलकाता में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटेमरान का भी शुभारंभ करेंगे। इससे हुगली नदी पर शहरी नदी परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री कई बड़ी रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इनमें जयरामबती, बरो गोपीनाथपुर, मैनापुर नई रेल लाइन शामिल है। प्रधानमंत्री मैनापुर और जयरामबती के बीच बरो गोपीनाथपुर में ठहराव वाली एक नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता हावड़ा आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता सियालदेह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता संतरागाछी तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। हम लोग सब उत्साहित थे, इसीलिए उत्साहित थे जे प्रधानमंत्री आके सिंगूर में कुछ न कुछ इंडस्ट्री आएंगे, यहाँ पे सब कुछ होंगे, सिंगूर का भविष्य या बांग्ला भविष्य उन्नति होगा। हम लोगों को बहुत ही उम्मीद है, क्योंकि उन्हें महिला को भी बहुत काम दिया है, महिला के बारे में भी बहुत कुछ किया है, इसलिए हम सबको उनके ऊपर भरोसा है। बंगाल में सिंगूर के साथ कई प्रसंग जुड़े रहे हैं। कभी यहाँ टाटा नैनो कार का प्लांट प्रस्तावित था, जो ममता बनर्जी के विरोध की वजह से नहीं लग सका था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ हालात लगातार बदतर होते चले गए। अब प्रधानमंत्री के दौरे से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। यहाँ पर भारी कोई इंडस्ट्री होगा तो पूरे वेस्ट बंगाल में छोटे बड़े अनुसारी शिल्प बहुत होगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें हर एडुकेटेड युवक की नौकरी होगी। हम लोगों का यही उम्मीद है, दीदी का जो आपका जो अपशासन चल रहा है ना, इनसे हमको मुक्ति चाहिए। पूरा वेस्ट बंगाल का युवा समाज का जो एक्सपेक्टेशन था उनका, लेकिन उन्होंने पूरा जो युवा समाज का जो एक्सपेक्टेशन था पूरा तरह से बर्बाद कर दिया। 20 साल बाद भी सिंगूर के हालात जस के तस हैं। यहाँ ना तो कोई इंडस्ट्री लग पाई और ना ही किसान यहाँ पर ठीक से खेती कर पाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर विकास के नए युग की शुरुआत होगी, जिससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि इलाके से होने वाला पलायन भी रुक सकेगा।
कैमरामैन सुनील राणा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, सिंगूर, पश्चिम बंगाल। पिछले 2 दिन से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इलाके में जारी हिंसा अब अराजकता की चपेट में है। एक प्रवासी मजदूर की मौत के बाद जारी हिंसा के बीच भाजपा नेता और राज्य में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने निषेधाज्ञा लागू करने और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग को लेकर अपील की है ताकि शांति बहाल हो और लोगों की जान माल की रक्षा की जा सके। साथ ही भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछले 48 घंटों में हिंदू परिवारों के घरों, दुकानों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया है, जिसके कारण इलाके में भय का माहौल है। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि हालात बिगड़ने के बावजूद BNSS की धारा 163 के तहत लागू नहीं की गई, जिसके कारण हालात और बेकाबू हो गए। पिछले साल मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को याद करते हुए शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उस दौरान जाने भी गई थी। ये कोई अचानक हुआ आक्रोश नहीं है, बल्कि ये CAA विरोधी और वक्फ संशोधन अधिनियम विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मुर्शिदाबाद में हुई भयावह हिंसा की सोची समझी पुनरावृत्ति है, जहां हरगोविंदा और चंदन दास जैसे निर्दोष हिंदुओं को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया। हिंदुओं के घर और आजीविका राख में तब्दील हो गए, जबकि राज्य तंत्र ने आंखें मूंद ली हैं। इसलिए इस बार चुप नहीं बैठा जा सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मुंबई में विहार सेवा ऊर्जा मिलन कार्यक्रम में धर्म को प्रेरित शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि जब तक भारतवर्ष धर्म से निर्देशित रहेगा, वो विश्व गुरु बना रहेगा, क्योंकि दुनिया में इस आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। जब तक भारतवर्ष को धर्म ड्राइव करेगा, भारतवर्ष विश्व गुरु रहेगा, क्योंकि दुनिया के पास नहीं है ये ज्ञान, क्योंकि अध्यात्म नहीं है। वो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमारे पास आई है। हमारे यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत महात्मा हमको सदा मिलते आए। दिल्ली पुलिस की एक क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 16 हाई एंड लग्जरी कारें बरामद करने में सफलता हासिल की है। ये गिरोह दिल्ली से गाड़ियां चुराकर उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। गिरफ्तार किए गए आरोपी दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गिरोह के मुख्य सदस्य अमनदीप चोरी की गाड़ियां पंजाब में दमनदीप को सप्लाई करता था। ये सभी आरोपी अरविंद शर्मा की मदद से गाड़ियों के जाली कागजात तैयार कर उन्हें बाजार में बेचते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य नेटवर्क का पता लगा रही है। हमारे इंटरस्टेट सेल ने अभी तक 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली है। इसमें एक व्यक्ति को हमने पंजाब से गिरफ्तार किया, एक को चंडीगढ़ से और एक को दिल्ली से। 16 गाड़ियां रिकवर कर ली हैं हमने, जिसमें 8 फॉर्च्यूनर, 5 किया सेल्टॉस, 1 थार, 1 वेन्यू और 1 क्रेटा गाड़ियाँ शामिल हैं। इसमें दिल्ली से जिस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया उसका नाम अमनदीप है। अमनदीप का काम मुख्यतः दिल्ली से चोरी की गई गाड़ियों को पंजाब तक पहुंचाना, पंजाब में दमनदीप के पास। दमनदीप का काम था गाड़ियों के चैसी नंबर को टैंपर करना। और अरविंद शर्मा, जिसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है, ऐसे लोगों की मदद से गाड़ियों के फेक फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स बनाकर उनको रजिस्टर करवाना। और बुलेटिन में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। शिव प्रसाद जी को बीमारी के कारण 15 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। बिजली वितरण कंपनियों ने
कई सालों के घाटे के बाद वित्त वर्ष 2024-25 में मुनाफा कमाया है। बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम और बिजली विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 में सामूहिक रूप से 2700 करोड़ का सकारात्मक कर यानी पीएटी दर्ज किया है। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 की अगर बात करें तो 25,553 करोड़ का घाटा हुआ था और वित्त वर्ष 2013-14 में लगभग 67,962 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल के मुताबिक वितरण क्षेत्र की तमाम चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों का ही ये परिणाम है जो मुनाफे के रूप में सामने आया। साथ ही विद्युत मंत्रालय ने पिछले एक दशक में वितरण इकाइयों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए कई कठोर कदम उठाए हैं। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि नीतिगत पहल के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सुधारों पर जोर दिया गया। दरअसल राज्य विद्युत बोर्डों के विभाजन और निगमीकरण के बाद से पिछले कई सालों से वितरण कंपनियां घाटे में चल रही थीं। राजस्थान के गंगापुर सिटी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ललिता मीना को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित 8 होम समारोह में शामिल होने का विशेष आमंत्रण मिला है। ये सम्मान उनके द्वारा गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल करने और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए दिया गया है। इस सम्मानजनक आमंत्रण से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गांव में खुशी का माहौल है। ये पहली बार है जब सवाई माधोपुर जिले की किसी आदिवासी महिला को इस सम्मानित मंच पर भागीदारी का अवसर मिल रहा है। ललिता मीणा ने इस सम्मान को परिवार और जिले के लिए गर्व का पल बताया और राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। मेरी आंगनवाड़ी वर्क के लिए मिला है। जैसे मैंने आंगनवाड़ी पे कुछ महिलाओं को पोषाहार भी देती हूँ, धात्रियों को भी देती हूँ। 6 से 3 वर्ष के बच्चों को दिया है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया है। गर्भवती महिलाओं को हमने PMBY के द्वारा लाभ भी दिलाया है। तो उससे प्रसन्न होके मेरे अधिकारियों ने मुझे आज इस पद पे पहुंचाया है और स्वयं राष्ट्रपति जी ने मुझे निमंत्रण भेजा है। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इसको प्राप्त करके मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। कश्मीर घाटी में ठंड बढ़ गई है और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट के साथ ही श्रीनगर में शीतलहर जारी है। IMD के अनुसार शहर में न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री रहने का अनुमान है। जहां एक तरफ ठंड कपा रही है तो वहीं दूसरी तरफ सैलानी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, इधर का वेदर बहुत अच्छा है, घूमने के लिए बहुत अच्छा है, मौसम भी अच्छा है। हम घूम आए थे इस इरादे से कि इधर स्नोफॉल होगा और उम्मीद है कि स्नोफॉल भी आजकल में होगा। कश्मीर जन्नत है, आप आइए घूमिए। जैसा आप लोगों को दिखाया जाता है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के जो लोकल पब्लिक है बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है। आप आइए, बेझिझक आइए, यहाँ ऐसा कुछ भी डर नहीं है। कैप, मफलर ये सब रखे, उसके अलावा जो भी शूज़ है वो सब और सॉक्स है, वुलन सॉक्स वगैरह सब कुछ लेके आए तभी अच्छा रहेगा। बहुत ठंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उनका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की यह पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म ने छत्तीसगढ़ के रायपुर कोडेबोध 4 लेन कॉरिडोर परियोजना को गति दी। भूमि हस्तांतरण जैसी चुनौतियों के बावजूद इस परियोजना ने क्षेत्रीय विकास, व्यापार और कृषि को सशक्त किया। साथ ही यात्रा समय में 50% की कमी और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ने सरकारों के बीच बेहतर संवाद और नियमित समीक्षा के जरिए देश भर में बुनियादी परियोजनाओं की गति बढ़ाई है।
छत्तीसगढ़ में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है NH30 का रायपुर कोडेबोध 4 लेन कॉरिडोर। पहले जाम और दुर्घटनाओं के लिए बदनाम ये मार्ग अब एक आधुनिक 4 लेन हाईवे के रूप में उभरकर क्षेत्रीय विकास की धुरी बन गया है। 33 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को 2 लेन से 4 लेन डिवाइडेड हाईवे में बदला गया, जिससे रायपुर, धमतरी और आसपास के क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर हुआ। सितंबर 2016 में 987 करोड़ 88 लाख की लागत से स्वीकृत इस परियोजना ने कृषि, व्यापार और पर्यटन क्षेत्रों में एक नई जान फूंक दी है। जहां पर से NH निकलता है उसके आसपास के क्षेत्र का विकास अपने आप होना शुरू हो जाता है। वहां की चाहे लैंड हो, चाहे वहां के व्यवसाय हो, उनको एक कनेक्टिविटी मिल जाती है और लोगों को एक दिशा मिलती है। तो निसंदेह रूप से ये राजमार्ग उस दिशा में एक मील का पत्थर होगा। परियोजना के दौरान कई चुनौतियां सामने आई, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती भूमि हस्तांतरण की थी। हालांकि फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में प्रगति समीक्षा बैठक ने ऐसी तमाम समस्याओं का शीघ्र समाधान निकाला, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आई और परियोजना 20 जून 2023 को जनता के लिए खोल दी गई। प्रधानमंत्री जी द्वारा PMG मीटिंग के थ्रू ढेर सारी जो इनकी समस्याएं थी स्थल पे, जैसे लैंड एक्विजिशन की, फॉरेस्ट क्लियरेंस की, यूटिलिटी शिफ्टिंग की, इसको रेगुलर मॉनिटरिंग के थ्रू जल्द से जल्द इसको हम लोग इसको को रिजोल्व कर लिए। इससे जो है जो हमारी परियोजना समय से मतलब टाइम पे कंप्लीट हो गई। रायपुर कोडेबोध 4 लेन कॉरिडोर ने 45 से 50 लाख लोगों को सीधे लाभ पहुंचाया है। यात्रा समय में लगभग 50% की कमी आई है और औसत वाहन गति में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। इससे न केवल ईंधन और परिचालन लागत में बचत हुई, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार और कृषि परिवहन को भी मजबूती मिली है। धमतरी, कुरूद और आसपास के क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी से मंडियों और राइस मिलों तक पहुंच आसान हुई, जिससे किसानों और छोटे व्यापारियों को फायदा हुआ। निर्माण के दौरान 3 से 4 हजार रोजगार सृजित हुए। ये परियोजना प्रगति की प्रभावी निगरानी और समन्वय का बेहतरीन उदाहरण है, जहां सरकारी संस्थाएं एकजुट होकर किसी भी समस्या का समाधान करती हैं और समय पर लक्ष्यों को पूरा करती हैं। ये 4 लेन हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक जीवित मिसाल है कि कैसे सही नेतृत्व और निरंतर प्रयास से बड़ी अवसंरचना परियोजनाएं सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं। माघ मेला के पावन स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर प्रयागराज संगम तट पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ठंड और कोहरे के बावजूद लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर संगम तट श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। देश भर के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं अब तक मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में 1 करोड़ 90 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है। ये विहंगम दृश्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा का है। आज माघ महीने की अमावस्या है, इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। आज के दिन दान, पुण्य और नदी स्नान करने की परंपरा है। आज मौन रहकर पूजा पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु ऋषि ने माघी अमावस्या पर मौन रहकर तप किया था। इसी कारण इस अमावस्या पर मौन व्रत करने का विशेष महत्व है। माघी अमावस्या के अवसर पर गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा जैसी पवित्र नदियों में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं।
संगम नगरी प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। दूर दराज से आए श्रद्धालु बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। स्नान कर लिया और काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, जो महा महीने का जो मेला चल रहा है जनवरी से लेके और 15 फरवरी तक का, बहुत अच्छा है यहाँ, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। काफी अच्छा लगा, मैं बच्चों सहित परिवार सहित आया हुआ हूँ, काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। अमावस का पर्व लेना था तो इसलिए हम विद फैमिली आए हैं। बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था बहुत अच्छी है और बाकी में इतने अच्छे भव्य माता रानी के दर्शन हुए गंगा जल के, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा नहाए और बहुत अच्छा लगा नहा के। हर हर गंगे बहुत ध्यान दिया जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी को, ना नहाने में न कहीं। बहुत अच्छा लगा, सच में इतना अच्छा लगा, सुकून मिला बहुत इधर आके। उधर घाट पे जाके इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ आकर स्नान किए, बहुत आनंद आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड कब्जाने की अपनी जिद को ट्रेड वॉर में बदल दिया है। उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध कर रहे 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ट्रंप की यह धमकी नाटो सहयोगियों के बीच दशकों पुराने संबंधों में अविश्वास की खाई को चौड़ा कर सकती है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका आने वाले सामान पर 1 फरवरी से 10% इंपोर्ट टैक्स लागू होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 1 जून तक ग्रीनलैंड की पूर्ण और संपूर्ण खरीद पर कोई समझौता नहीं हुआ तो इस टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप का मानना है कि इन देशों ने ग्रीनलैंड के मामले में दखल देकर अमेरिका के हितों को चोट पहुंचाई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार जारी हैं। देश में बढ़ रही हिंसा, अराजकता और भेदभाव रोकने की मांग को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने राजधानी ढाका स्थित राष्ट्रीय प्रेस क्लब के सामने रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों की ओर से 5 प्रमुख मांगें रखी गईं, जिनमें हिंसा के दौरान हुई हत्याओं की न्यायिक जांच और जल्द से जल्द सुनवाई, राज्य संस्थानों में अल्पसंख्यकों का समान प्रतिनिधित्व, चुनाव के बाद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना की तैनाती और झूठे मामलों का सामना कर रहे बंदियों की बिना शर्त रिहाई शामिल है। ये विरोध रैली बांग्लादेश अल्पसंख्यक वकील एकता गठबंधन द्वारा आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ वकील, अल्पसंख्यक नेता और कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।